हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे आज एनालाइज करेंगे डिटेल में। और यहाँ पे हम सिर्फ द हिंदू की न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस नहीं करते, द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एनालिसिस की, लेकिन मैं बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट को आप जाके जरूर से विजिट कीजिएगा www.isshortshort.com। यहाँ पे देखो आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहो तो इनमें एनरोल कर सकते हो। 15 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू एनरोल फॉर देम। ओके, इसके अलावा टेलीग्राम, मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो कल का क्वेश्चन एक आपको दिया था, क्वेश्चन था अबाउट ज्योग्राफी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन रहा है ये। तो क्वेश्चन था कि 21 जून को सन की पोजीशन क्या होती है। तो देखो सन जो है 21 जून को यहाँ पे रहता है, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में रहता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है जस्ट सन। ठीक है, तो ओवरहेड रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इक्वेटर के नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड रहता है। और इसीलिए ये बिलो द होराइजन सेट ही नहीं होता आर्कटिक सर्कल के यहाँ पे। ओके, तो ए इसका सही आंसर होगा। आज का जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, आपको बताना है इंडियन पॉलिटी में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो फेडरल टाइप के कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से देना। आगे बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल आज का है रिगार्डिंग यूक्रेन एंड चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हमने कल भी बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हो रही है। इसमें दो पार्टीज हैं, एक साइड पे है चाइना, दूसरी साइड पे है यूक्रेन। पूरी बात क्या है बताऊंगी, लेकिन आई होप आपको यूएनएचआरसी के बारे में कल का बताया हुआ कुछ कुछ याद होगा। अभी देखो मामला ये है कि चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे रिजोल्यूशन लाने की बात करी है किसने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसमें हेडिंग जो है, लीड जो है वो कर रहा है कौन, यूएसए। तो यूएसए इसको लीड कर रहा है इस रिजोल्यूशन को, और ये रिजोल्यूशन है अगेंस्ट चाइना। चाइना के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि चाइना अपने जिंजियांग प्रोविंस में रहने वाले लोगों को, जिनका नाम है उइघुर मुस्लिम्स, ये उइघुर मुस्लिम्स जो हैं बेसिकली चाइना में ओवरऑल एक एथनिक माइनॉरिटी हैं। और ये उइघुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना की जो गवर्नमेंट है काफी ज्यादा एट्रोसिटीज कर रही है, इनका ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है। ये इल्जाम लगे हैं चाइना के ऊपर इस रेजोल्यूशन में, और ये इल्जाम लगाए हैं किसने, यूएस और बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने। और ये पूरा मामला, ये जो पूरा रेजोल्यूशन है वो गया है यूएनएचआरसी में। ओके, तो ये पूरा मामला है। पहले आगे बढ़ूं उससे पहले बता देती हूँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। ये देखो, ये है चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये दिखता है आपको चाइना। चाइना ये जो है, इसमें आप ये देख रहे हो, ये वाला प्रोविंस ये है जिंजियांग प्रोविंस। ओके, और इसमें ये वाला जो एरिया है काशगार एरिया, यहाँ पे मेजरली उइघुर मुस्लिम्स आपको मिलते हैं। ये जिंजियांग प्रोविंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की भंडार है, इसीलिए चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज ये कि ये जो सिंजियांग प्रोविंस है स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये 8 देशों से बॉर्डर्स शेयर करता है। ठीक है, 8 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका नाम है उइघुर मुस्लिम्स। ये उइघुर मुस्लिम जिंजियांग प्रोविंस में तो मेजोरिटी में है, लेकिन ओवरऑल चाइना में माइनॉरिटी में है। ये बेसिकली एक एथनिक माइनॉरिटी है, जो कि माना जाता है कि जिंजियांग प्रोविंस, देखो यहाँ पे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लग रही है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर लगेगी, है ना। तो ये माना जाता है कि जो उइघुर मुस्लिम ने, इनके जो यहाँ पे बैकग्राउंड है ना, इनके जो पूर्वज वगैरह आते हैं, इनके जो रूट्स हैं, ओरिजिन हैं, वो इस सेंट्रल एशियन रीजन से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार चाइना ने ये रिजेक्ट कर दिया कि हमारे यहाँ के लोग ही नहीं है, उइघुर मुस्लिम हमारे यहाँ के लोग ही नहीं है। चाइना बार बार ये कहता है कि ये लोग जो है बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो जिंजियांग प्रोविंस की बात तो मैंने आपको बताई, उइघुर्स के बारे में थोड़ी बहुत बात बता देती हूँ। ये उइघुर्स जो हैं बेसिकली मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं जो टर्किक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल एशिया से इनका ओरिजिन या रूट्स माने जाते हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, सब कुछ अलग है चाइनीज पीपल से। ओके, तो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी एथनिसिटी इनकी है।
55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज हैं चाइना में, जिसमें से एक है ये उइघुर मुस्लिम्स। और यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है इसे सिर्फ एक रीजनल माइनॉरिटी माना जाता है। रीजनल माइनॉरिटी यानी कि सिंजियांग प्रोविंस की अलग एक माइनॉरिटी है। इनके रिलीजियस माइनॉरिटी इनको नहीं माना जाता है, इनकी एथनिसिटी को यहाँ पे कंसिडरेशन में ही नहीं लिया जाता। ओके, इसके अलावा ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिंजियांग प्रोविंस में मिलती है, जो कि मैंने आपको दिखाया। और इसके जो एरियाज हैं वो कनेक्ट होते हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान से, जहां से इनकी रूट्स मानी जाती है। तो इल्जाम ये लग रहा है चाइना के ऊपर कि आप जो हो ये उइघुर मुस्लिम्स के ऊपर बहुत एट्रोसिटीज कर रहे हो, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, इनको डिटेंशन कैंप्स में भेज रहे हो, इनको इनके घरों से अलग कर रहे हो, सिटीजनशिप के नाटक कर रहे हो। ये सारे इस पे इल्जाम लग रहे हैं चाइना के ऊपर। तो ये पूरा रिजोल्यूशन चल रहा था। और आपको मैंने कल भी बताया था कि यूएनएचआरसी जो है, ये यूएनएचआरसी में कितने मेंबर्स होते हैं? 47 मेंबर्स होते हैं यूएनएचआरसी में। इन 47 मेंबर्स को वोटिंग करनी थी इस रेजोल्यूशन के ऊपर। इन 47 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स ने तो एब्सटेन कर दिया, वोटिंग ही नहीं दी, वहां से एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें इंडिया भी था और इसमें यूक्रेन भी था। ठीक है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर अभी इशू क्या चल रहा है अभी मैं बता देती हूँ। ये 47 जो लोग हैं, 47 कंट्रीज हैं, इसमें से 11 तो आए ही नहीं। 47 में से 19 जो थे, यहाँ पे 19 ने जो था ये अगेंस्ट में वोट किया कि नहीं नहीं ये रिजोल्यूशन सही नहीं है, और 17 ने बोला हाँ बिल्कुल सही रिजोल्यूशन है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अब यूक्रेन जो था ये एब्सटेन कर गया। यूक्रेन का ये माना जा रहा था कि यूक्रेन जो है ये इंक्लाइंड है टूवर्ड्स वेस्ट। आपको पता है अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर में आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो की तरफ इंक्लाइंड है। नाटो की तरफ इंक्लाइंड है यानी कि यूएस की तरफ इंक्लाइंड है, यूएसए की तरफ इंक्लाइंड है। और जब ये यूएसए की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है तो ये माना जा रहा था कि यूक्रेन जो है वैसा ही वोट करेगा जैसा यूएस कर रहा है। यानी कि यूक्रेन को कायदे से करना क्या चाहिए था कि वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए था और इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन यूक्रेन ने क्या किया? एब्सटेन किया। अब यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ा सब जगह से कि भाई तुमने एब्सटेन क्यों किया। तब यूक्रेन कहता है, तो यूक्रेन बेसिकली ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे वोट जानबूझ के नहीं दिया, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और हम अगर वोट दे भी देते तो भी आप एक वोट से तो हार ही जाते वैसे भी। तो यूक्रेन अपने बहाने लेकर आया है। तो इसीलिए यूक्रेन ने बीच में ही कहीं ना कहीं अपना जो माइंड था वो चेंज कर लिया है चाइना को लेकर, ऐसा यहाँ पे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक और यहाँ पे न्यूज आई इसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, जिसमें इंडिया ने क्या कहा है ये बताया गया है। इंडिया ने देखो वैसे तो एब्सटेन किया है यहाँ पे वोट देने से, लेकिन इंडिया ने ये कंप्लीटली रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ भाई चाइना जो है ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है उइघुर मुस्लिम्स के साथ, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंडिया का स्टैंड आपको बताना था, बस इसीलिए मैंने ये न्यूज रखी है, इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये बताना था आपको कि इंडिया जो है, इंडिया कंटिन्यूसली इस मुद्दे को उठाता आ रहा है। ठीक है, जिंजियांग प्रोविंस के उइघुर मुस्लिम्स के 2016 में यहाँ पे इंडिया में आने के लिए वीजा मांगा था ये उइघुर मुस्लिम्स के लीडर ने। वीजा मिला था, लेकिन फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी तो हमने नहीं बुलाया। क्योंकि आपको याद होगा हमारी जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर हुई थी, इंडो साइनो वॉर भी बोलते हैं इसको, 1962 में, उसका एक रीजन जो था, वो ट्रिगरिंग रीजन जो था वो ये था कि दलाई लामा को इंडिया ने रेफ्यूजी दे दिया था। दलाई लामा तिब्बत के थे, और सेम सेम सिचुएशन थी, तिब्बत था उस टाइम पे, इस टाइम पे जिंजियांग है। उस टाइम पे दलाई लामा थे, इस टाइम पे इनके नए लीडर हैं। तो उस टाइम पे दलाई लामा को इंडिया ने रेफ्यूजी दे दी थी, और उसके बाद एकदम सब चीजें बिगड़ गई, सारी जो सिचुएशन है एस्केलेट हो गई, और हमारे बीच में वॉर हो गया था, इंडो साइनो वॉर, जो कि हम हार भी गए थे। तो हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ अगेन हो। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी जस्ट टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज हमने इनको फिर मना कर दिया कि भाई आप मत आइए। ठीक है, तो ये पूरा आज के समय पे सिचुएशन है। इंडिया का स्टैंड बताना था, सिर्फ इसलिए ये न्यूज रखी है मैंने। ओके, अब देखो यूएनएचआरसी के बारे में मैंने कल सब कुछ आपको बताया था। ये बताया था कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूएन के अंडर काम करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। 2006 में ये बनी है। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है, और 47 मेंबर्स की पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन 47 मेंबर्स को इलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, इसके अलावा ये जो पूरी मेंबरशिप है ना, ये बटी हुई है अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। यहाँ पे जो भी पर्सन, जो भी कंट्री यहाँ पे इलेक्ट होती है 47 मेंबर्स में, 3 साल का उनका टेन्योर होता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव टेन्योर उनके हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप री इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। ओके, करने के बाद ऑलराइट आगे बात करते हैं। देखो आज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये थोड़ा ध्यान देना। अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम को 6 बजे लाइव हमारी एक क्विज होने वाली है, करंट अफेयर्स क्विज, जिसका नाम है प्रीलिम संग्राम। इसमें ये प्रीलिम संग्राम एक कोई नॉर्मल प्रीलिम संग्राम नहीं है कि क्विज हो गई खत्म। लाइव क्विज होगी, जितने लोग पार्टिसिपेट कर सको जरूर करना। क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन मैंने पूछे, 30 क्वेश्चन का जो है सही जवाब देते हो, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन का जो भी सबसे सही जवाब देगा, एंड दैट टू इन द मिनिमम टाइम,
उसको मिलेगी हमारी साइड से ये बुक, जो कि है प्रीवियस क्वेश्चंस की एक बुक। दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक है, मृणाल सर की ये बुक है, इन्होंने लिखी है। तो बेसिकली 28 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बुक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप उसको बेसिकली अर्न करोगे, हम आपको फ्री में नहीं देंगे, आप उसको अर्न करोगे। ओके, तो ये गिव अवे कॉन्टेस्ट हमारा शाम को 6 बजे होने वाला है, लाइव क्विज होगी, पार्टिसिपेट करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी पार्टिसिपेट करवाना। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, आत्मनिर्भर इन डिफेंस। तो बेसिकली आपको पता होगा, जब कोविड आया, कोविड के बाद हमने ये रियलाइज किया कि भैया हमको डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, और आत्मनिर्भर पैकेज वगैरह हम लेकर आए थे, है ना। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में हमने आत्मनिर्भर होना शुरू किया है सिंस 2020। लेकिन 2020 के पहले यानी कि 2016 से 2020 की एक रिपोर्ट आई है, जो कि आई है सिप्री के द्वारा। सिप्री क्या है? सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये चेक करती है कि दुनिया के जो देश हैं अलग अलग, वो डिफेंस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई है इंडो पैसिफिक के बारे में, इंडिया के बारे में और बाकी दूसरी कंट्रीज के बारे में। ओके, अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी याद रखना कि जो आपका ये डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो अभी कुछ ही टाइम पहले हमने अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स लॉन्च किए हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है प्रचंड। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। ओके, प्रचंड नाम है इनका, और ये प्रचंड की ही फोटो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ही फोटो है। नाउ इसकी आगे बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अभी जो है आर्म्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर कुछ डाटा सामने आया है। इसमें देखो इंडिया की हम पोजीशन देखेंगे। ओके, तो एक्सपोर्टर के फॉर्म में इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है, इंडिया 4th रैंक पे है, इंडिया 4th नंबर पे है जिसमें ये आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। ओके, अच्छा देखो आगे से देन साउथ कोरिया है। ओके, तो 4th है हम, उसके बाद देखो चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है इंडिया। अगर इंपोर्टर की लिस्ट में देखें तो इंपोर्टर में हम फर्स्ट आते हैं, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स को, ठीक है। तो ये हमारी सेल्फ डिपेंडेंस के अगेंस्ट जा रहा है, आत्मनिर्भरता के अगेंस्ट जाता है। लेकिन याद रखना ये 2016 से 20 की रिपोर्ट है, इसीलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। 2020 की रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा अपना तरफ से एक एडिशन है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ सो दैट आप अपने ओपिनियन अकॉर्डिंगली बिल्ड कर सको। ओके, तो ये इंपोर्टर की रैंक जो है वो फर्स्ट है हमारी अभी। इसके अलावा हम लार्जेस्ट सप्लायर, हमारा लार्जेस्ट सप्लायर रशिया है अभी के टाइम पे। ओके, और मिलिट्री स्पेंडिंग हम अभी कब कितने नंबर पे कर रहे हैं? तो हम अभी कितनी मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे हैं? लगभग 76,000 करोड़ रुपीज हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। और स्पेंडिंग में रैंक हमारी कितनी है? सेकंड नंबर पे अभी हम सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर में स्पेंड कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ठीक है, चाइना अभी सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो इसी में इसके बारे में कुछ चीजें बताई हुई है कि टोटल 12 इंडो पैसिफिक नेशंस के नाम आए हैं आगे, जो सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर। इसमें इंडिया का भी एक नाम आया, और ये पूरा जो रिपोर्ट है किसने निकाली? सिप्री ने। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इनका कहना यह है कि ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर अभी डिफेंस सेक्टर की रिपोर्ट आई है कि कौन कौन कितना सेल्फ रिलायंट है। तो इसमें इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आता है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है जापान, तीसरा है साउथ कोरिया, चौथा है इंडिया, और पाकिस्तान है 8th नंबर पे। ओके, इसके अलावा 3 पैरामीटर्स को यहाँ पे रखा गया है। पहला पैरामीटर है आर्म्स का प्रोक्योरमेंट, यानी कि हम आर्म्स कैसे क्या खरीद रहे हैं। दूसरा है आर्म्स की इंडस्ट्री हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में कैसी है। और तीसरा है नेवल सेक्टर, जो है नेवी का जो सेक्टर है, वहां पे जैसे आपने देखा होगा ना ड्रोन्स होते हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड हो गए, आर्मी से रिलेटेड हो गए। नेवी में भी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स होती हैं। और ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स कितनी क्या है आपके पास, उस बेसिस पे भी ये डिसाइड होगा। ओके, तो ये 3 पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड हुआ है। और अभी देखो ये भी समझ में आया है कि आने वाला दौर जो है ना वो मैरीटाइम डोमेन का है, मैरीटाइम थिएटर का है। ओके, तो नेवी का जो यूज है, नेवी की जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ये सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, जैसे कि हम देख भी चुके हैं। ओके, और अभी भी हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन प्रोडक्ट्स पे डिफेंस सेक्टर के लिए। ओके, इंडिया का जो टोटल प्रोक्योरमेंट हुआ है, इंडिया ने जो टोटल अभी खरीदारी करी है डिफेंस सेक्टर की, उसमें से आप देखोगे लगभग 84% जो खरीदारी है वो फॉरेन सेक्टर से है, फॉरेन डिफेंस प्रोक्योरमेंट की है। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें से मेंस के लिए पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो इशू है हमारा वो है अबाउट इंडिया मेड सिरप्स डेथ्स इन गैम्बिया। तो गाम्बिया कहाँ पे है? देखो अफ्रीका जो है हमारा एक अलग कॉन्टिनेंट है। ये देख रहे हो, ये मैप है आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो सेक्टर है ये इजिप्ट है। अफ्रीका के एकदम वेस्ट में चले जाओ तो यहाँ पे आता है गाम्बिया, ठीक है, ये छोटी सी लोकेशन है गाम्बिया की। ओके, यहाँ पे नीचे है साउथ अफ्रीका, तो गाम्बिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, वेस्टर्न रीजन में है अफ्रीका के।
अब देखो पूरा मुद्दा ये है कि इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल्स, हरियाणा की एक कंपनी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसने बनाया 4 कफ सिरप, और ये 4 कफ सिरप इन्होंने भेजे कहाँ, गाम्बिया में। यहाँ पे भेजने के बाद इंडिया में नहीं भेजे, ठीक है, गाम्बिया में एक्सपोर्ट किए। गाम्बिया में जब भेजे, बच्चों ने ये सिरप लिए, तो पता चला 5 महीने से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किडनी इंजरीज पाई गई, जिन्होंने भी ये कफ सिरप यहाँ पे पिया है। तो फिर समझ में आया कि अरे भाई ये तो कफ सिरप का नाटक है, ठीक है। तो ये कफ सिरप का नाटक बेसिकली, और WHO ने यहाँ पे चेता दिया है सबको, वार्निंग दे दी है कि भैया इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है। इंडिया की गवर्नमेंट ने बताया कि ऐसा नहीं है, आप टेंशन मत लो, इंडिया के लोग टेंशन मत लो, क्योंकि इंडिया में तो ये बिकता ही नहीं प्रोडक्ट, ये कफ सिरप बिकते ही नहीं है इंडिया में। इसको अभी कभी इनको लाइसेंस मिला ही नहीं इंडिया में यहाँ पे कमर्शियली एक्सपोर्ट करें, कमर्शियली यूज करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए इनको मिला था। और एक्सपोर्ट इनका, इंडिया का गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक्सपोर्ट हमने करवाया, ठीक है, हमने बोला कि ठीक है तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको जांचना चाहिए ना कि हम जो इंपोर्ट करें वो सही है कि नहीं। जैसे इंडिया अगर बाहर से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो इंडिया पहले जांच लेता है कि वो हमारे लिए सही है या नहीं, हमारी सिटीजन के लिए सही है कि नहीं। लेकिन इन्होंने चेक नहीं किया गाम्बिया वालों ने, ओके। और बाद में पाया गया ये कि जो ये यहाँ पे कफ सिरप्स हैं इसमें कुछ कंटामिनेंट्स मिले हैं। कंटामिनेंट्स का नाम क्या है देखो, एक तो है डाई इथिलीन ग्लाइकोल और एक है इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये दोनों कंटामिनेंट्स मिले हैं जो कि किडनी में इंजरी कर सकते हैं और किसी बच्चे की जान तक ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये सब कुछ पाया गया है। ऐसा एक केस जम्मू कश्मीर में भी हुआ था जहाँ पे 17 बच्चे जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ कफ सिरप जिसमें डाई इथिलीन ग्लाइकोल था। तो यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बताया गया है कि इंडिया में तो ये सिरप नहीं बेचा जाता। बेसिकली इंडिया में बोला गया है कि सस्पेंशन बेस्ड सिरप्स ही हम बेचेंगे, जो सॉल्वेंट बेस्ड सिरप्स हैं वो नहीं बेचेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो सस्पेंशन क्या होता है कि मान लो ये आपका, जैसे आप दाल खाते हो ना, दाल, तो दाल जो होती है, दाल में क्या होता है कि लिक्विड होता है और बीच बीच में दाल जो है इस तरह से डिस्पोज होती है। अगर आप दाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो वो जो दाल का जो मेन कंटेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर सिर्फ पानी पानी रह जाता है, तो ये सस्पेंशन होता है, ठीक है। जो जिसमें जो मेन पार्टिकल्स है जिसको हम, जैसे अगर फार्मास्यूटिकल में बात करोगे तो उसको बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब तरफ फैले हुए हों, ठीक है, ये होता है सस्पेंशन, ये सही है। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हो, सॉल्वेंट जैसे शक्कर का पानी आप बना लेते हो ना, सॉल्वेंट उसमें जो जो आप सॉल्यूट है वो घुल जाता है, वैसे ही अगर आपके API इसमें घुल गए हैं, पानी में या सॉल्वेंट में घुल गए हैं, वो ठीक नहीं है। और उसमें क्या होता है, कंटेमिनेंट्स भी घुल जाते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इस चीज का लाइसेंस तो नहीं दिया कि आप इंडिया में इसको बेच सकते हो, ये बोला कि एक्सपोर्ट करना है तो कर लो, ठीक है, सामने वाली कंट्री भी तो वेरीफाई करेगी। अब सामने वाली कंट्री ने पता नहीं क्या किया, वेरीफाई किया कि नहीं किया, अब उनके यहाँ पे इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो समझना, सॉल्वेंट बेस्ड सिरप और जो सस्पेंशन बेस्ड सिरप है उसमें क्या सही है, सस्पेंशन बेस्ड सिरप जो है वो सही है क्योंकि उसमें कंटेमिनेंट्स कम होते हैं, नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये एक सही चीज है, ओके। अब इसको ही लेकर अभी यहाँ पे बात हो रही कि जो हमारा जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बोला जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप याद रखो डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल का काम, और ये सॉल्वेंट एंड सस्पेंशन वाली चीज याद रखना है, ओके। अभी देखो हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर वाले सेक्टर के, उनका कहना यह है कि जो हमने अभी एक जो ये पूरा किस्सा हुआ है वो सही नहीं हुआ है इंडिया के लिए। इंडिया की जो रेप्यूटेशन है वो है फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड, हमें हमें कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब हमने ये जो रेपुटेशन है बहुत मुश्किल से बनाई है, हमने जेनेरिक ड्रग्स बनाए हैं। जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं ये भी समझ लो भाई। जेनेरिक ड्रग्स का मतलब है आप लेते हो ना क्रोसिन दवाई, ठीक है, क्रोसिन क्या है, बेसिकली क्रोसिन के पीछे जो फॉर्मूला है वो पैरासिटामोल है, ठीक है। पैरासिटामोल जो है यही फॉर्मूला है, ओके। और पैरासिटामोल आपको डोलो गोली में मिलता है, क्रोसिन में मिलता है, और पता नहीं हजारों दवाइयां हैं जिसमें मिलता है। तो बेसिक फॉर्मूला पैरासिटामोल का है, लेकिन इसके ऊपर ब्रांडिंग जब हो जाती है तो ये क्रोसिन डोलो इस नाम से बिकती है। तो ये क्रोसिन डोलो ये अलग दवाइयां हैं ब्रांडिंग वाली। अगर आप इसको सिर्फ पैरासिटामोल के फॉर्म में लेने जाओ, इसमें ब्रांडिंग नहीं करो, इसका खर्चा बच जाएगा और ये जेनरिक मेडिसिन बन जाएगी। तो दवाई आपको वही मिल रही है, लगभग सेम मिल रही है, लेकिन इसमें ब्रांडिंग नहीं है, इसीलिए प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये जेनरिक मेडिसिन हम अफ्रीका जैसे देशों में यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब ये जो हमारी रेप्यूटेशन हमने इतने टाइम में डेवलप की है वो खतरे में है, क्योंकि इंडिया का नाम खराब हो रहा है ना। देखो कफ सिरप की कंपनी तो इंडिया से थी। अब ये सही बात है कि हम एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे सकते, हम अपने देश में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हमको इसका भी कुछ मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना चाहिए कि इस तरह का मैकेनिज्म हम बना सके, हमारा ये रेप्यूटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है, ओके। अच्छा याद रखना, हमने यहाँ पे बीच में वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी भी लगाई थी, ठीक है, जब कोविड था तो कोई किसी
को यहाँ पे वैक्सीन नहीं दे रहा था, ड्रग्स नहीं दे रहा था। हमने उस टाइम पे अपने देश में वैक्सीन वगैरह डेवलप करके सारे अफ्रीकन देशों में बांटा है, सारे पुअर देशों में बांटा है। तो हमारा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल है वो और बरकरार हो गया था। अब हमारा जो टाइटल है उसकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है नो चाइनीज ट्रूप्स इन सोलोमन आइलैंड्स। पहले तो देखो सोलोमन आइलैंड आते कहाँ है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये देख लो, ये पैसिफिक ओशन है। ओके, तो देखो ये है हमारा पैसिफिक ओशन, और इस पैसिफिक ओशन में आप देखोगे यहाँ पास में आता है सोलोमन आइलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे कोरल सी के बाद आता है ये सोलोमन आइलैंड। ये बेसिकली इक्वेटर के नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है, ये याद रखना, इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक साइड से ऑस्ट्रेलिया है ऊपर, यहाँ से देखोगे तो चाइना का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, और इस साइड से देखोगे तो यूएसए का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है। ठीक है, अब ये जो सोलोमन आइलैंड है बेचारा बीच में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि यूएस वाले अपनी साइड खींच रहे हैं, यूएस का जो ग्रुप है, यूएस ऑस्ट्रेलिया ये सब अपनी साइड खींच रहे हैं इसको, दूसरी तरफ से चाइना अपनी साइड खींच रहा है। तो अभी चाइना जो है, चाइना से अच्छी बातचीत इनकी हो रही है, एग्रीमेंट वगैरह इन्होंने कुछ कुछ करे हैं। अब इसको लेकर डर रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास में है सोलोमन आइलैंड, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि कहीं चाइना अपने मिलिट्री यूज के लिए सोलोमन आइलैंड्स को यूज ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए सोलोमन आइलैंड्स को तो यूज नहीं कर रहा चाइना, ये सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पे सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस के लिए हम अपनी टेरिटरी बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, तो तुम इसकी टेंशन तो छोड़ दो। पैसिफिक ओशन में अब जो ये डिप्लोमेसी चल रही है, जो ये टसल्स चल रही है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली यूएस के गुट से आता है, और सामने है चाइना का गुट, और बीच में फंस रहा है सोलोमन आइलैंड। तो ये जो अभी सिचुएशन है ना, आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। अच्छा, नेक्स्ट इशू की बात करें उससे पहले बता दूं कि हमारे जो 3 कोर्सेज की मैं बात करी थी वो ये 3 कोर्सेज हैं, एथिक्स का, एसे का और आंसर राइटिंग का। बेसिकली हम इसको ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं यूपीएससी मेंस का। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई इसमें आपके 1250 मार्क्स कवर हो रहे हैं, एथिक्स के 250, ऐसे के 250 और आंसर राइटिंग के 750 मार्क्स, जिसमें मैंने एथिक्स के नहीं काउंट किए हैं। ओके, तो लगभग 1250 मार्क्स यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। 1250 मार्क्स टोटल मेंस जो होता है 1750 का होता है, जिसमें 2 ऑप्शनल के 500 नंबर रहते हैं। ये 2 ऑप्शनल हटा के बाकी सब कुछ आपका इस एक कोर्स में कवर हो रहा है, और इसके ऊपर बम्पर ऑफर्स भी चल रहे हैं। इफ यू वांट टू एनरोल फॉर इट, चेक आउट आवर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इंक्वायरी फॉर्म भर दो। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे, आई कॉल यू बैक एंड आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। या फिर आप हमारी वेबसाइट जो है www.ieltsshortshort.com पे जाके भी इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। आरबीआई जो है अपना ई रूपी लॉन्च कर रहा है। ये ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली देखो, ये ई रूपी का मतलब है कि हम अपनी खुद की एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारी खुद की, हमारे आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड और स्टैंडर्डाइज्ड एक करेंसी होगी, जो कि होगी डिजिटल करेंसी, जिसका नाम हम ई रूपी रख सकते हैं। बेसिकली अभी ये सिर्फ नाम ऐसे रखा गया है ना। तो आरबीआई ने बोला है कि जल्दी ही अपना ई रूपी लॉन्च करेगा, यानी कि जो इनका सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो लॉन्च किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे सीबीडीसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी जैसा ही कुछ कुछ होगा, बिटकॉइन के कंसेप्ट से ही लिया गया है इसको, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा अलग है। कैसे? ये सीबीडीसी जो है ये क्या होगा, जैसे आप नोट्स यूज करते हो ना, पेपर करेंसी यूज करते हो, पेपर करेंसी का ही डिजिटल फॉर्मेट आपको ये देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से इस तरह से अलग होगा कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन हमारी जो सीबीडीसी होगी उसके ऊपर यहाँ पे रेगुलराइजेशन भी होगा, स्टैंडर्डाइजेशन भी होगा, और आरबीआई इसको यहाँ पे रेगुलेट भी करेगी, इसके पीछे बैकिंग देगी। ओके, और इसको एक लीगल टेंडर की तरह हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक इसके पास इसकी अथॉरिटी को होल्ड करेगा, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी इसकी। ओके, ये फिएट करेंसी जैसे यूज होगी। फिएट करेंसी वो होती है जिसकी आप वैल्यू उसके पीछे वाली चीज से नहीं लगाते हो, जैसे गोल्ड से या सिल्वर से आप उसकी वैल्यू नहीं लगाते हो। ठीक है, तो फिएट करेंसी की तरह इसको यूज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के ऊपर ये भी काम करेगी, और बिटकॉइन जैसा ही इसका कंसेप्ट होगा, बस फर्क ये है कि ये लीगल टेंडर होगी, लीगल टेंडर का स्टेटस होगा। जैसे हमारे नोट जो होते हैं वो लीगल टेंडर है कि आप उसको लेन देन में यूज कर सकते हो, पेमेंट में एक दूसरे को यूज कर सकते हो, यहाँ पे लीगल है ये सब कुछ। ठीक है, इनको यूज करना। वैसे ही ये जो हमारी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाली ई रूपी, ये भी ऐसी ही होगी। ओके, अब देखो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल रूपी आने वाला है ये एक्सचेंजेबल होगा, एक दूसरे से आप एक्सचेंज कर सकते हो, लीगल टेंडर की तरह इसको यूज किया जाएगा। और ये जो डिजिटल रूपी होगा सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट्स में एक लायबिलिटी के तौर पर होगा। जैसे सेंट्रल बैंक आपको, मान लो आप अपने जैसे कोई भी बैंक है, बैंक में आप यहाँ पे जो भी डिपॉजिट करते हो पैसा,
तो ये पैसा जो है बैंक के पास, जो रुपया है, नोट्स हैं, वो क्या हो गए, बैंक की लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि वो पैसा बैंक का थोड़ी है, वो तो आपका पैसा है जो आपने डिपॉजिट किया है। वैसे ही ये डिजिटल करेंसी भी एक तरह से लाइबिलिटी होगी सेंट्रल बैंक के ऊपर। ओके, और ये ई रुपी को अब कैसे लॉन्च करना है ये देखना पड़ेगा। एक है टोकन फॉर्म, टोकन बेस्ड फॉर्म, और दूसरा है अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड फॉर्म ये है कि भाई इसको वैसे जैसे बैंक नोट्स को यूज करते हैं ना रिटेल वगैरह में, एक एक इंडिविजुअल एक दूसरे से इसका लेन देन कर सके, इस तरह से इसको लॉन्च किया जाए। और दूसरा है अकाउंट फॉर्म, जिसमें आप होलसेल में इसको एक्सचेंज करो, लाइक बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में आप इसको यूज करो। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, इसके बारे में चाहो तो और आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो, इंटरनेट पे पढ़ो, लेकिन अभी आरबीआई ने सिर्फ इतना ही बताया है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आरबीआई जो है क्रिप्टो करेंसीज को काफी लंबे टाइम से अपोज कर रही है, क्योंकि आरबीआई को डर है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है इनके पीछे कोई सेंट्रलाइज्ड बैकिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और इसीलिए ये काफी वॉलेटाइल है। और इसके वॉलेटिलिटी के कारण अगर हमारे देश के लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है, किसी के पैसे सारे डूब गए तो फिर हमारी इकोनॉमी पे भी तो असर होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया ने बोला चलो हम अपनी करेंसी लाएंगे, डिजिटल करेंसी, जिसको नाम अभी दिया गया है ई रुपी या फिर सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, और ये डिपेंड करेगी, जैसे फिजिकल करेंसी होती है ना वैसे ही लगभग होगी, उसी का एक डिजिटल फॉर्मेट होगा। ओके, और बाकी इसको वाइड स्प्रेड यूज के लिए करना है, यूज की होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए करना है, ये अभी आरबीआई ने नहीं बताया। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, वी आर येट इन द प्रोग्रेस स्टेज। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। देन देखो लास्ट में बस एक और अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आज का ये गिव अवे कॉन्टेस्ट जो है इसमें जरूर से पार्टिसिपेट करना, 6 बजे लाइव होगा ये। और जो भी जीतेगा, जो भी ढंग से परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसे मिलेगी ये बुक हमारी साइड से, क्योंकि वो आप अर्न कर रहे हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, डेली फॉलो करना मत भूलना, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना। एक क्वेश्चन पूछा था पहले, उसका आंसर जरूर से कॉमेंट करना हमारे कॉमेंट सेक्शन में। So that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.